जय हिंद एवरीवन, आई एम प्रथमेश रंजनी और मैं आप सभी का डिफेंस वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले एसएसबी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट के बारे में, पीपीएनडीटी, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। देखिए, एसएसबी फौज के अंदर जितने भी लोग फौज को एक अधिकारी के तौर पर ज्वाइन करना चाहते हैं, उन्हें एसएसबी के इस पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अब ये पूरा प्रोसेस 5 दिनों का होता है और इस प्रोसेस के अंदर से गुजरने के लिए भी आपको स्क्रीन इन होना काफी इंपॉर्टेंट है। और आपके स्क्रीन इन होने के लिए टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है आपका पीपीएनडीटी, दैट मींस पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। इस टेस्ट के दौरान आपको एक पिक्चर दिखाया जाता है 30 सेकंड्स के लिए और इस पिक्चर को आपको ऑब्जर्व करना होता है और उसके बाद आपको लगभग 4 मिनट का समय दिया जाता है पिक्चर के ऊपर स्टोरी लिखने के लिए। आप अपनी स्टोरी को लिखते हैं, आप अपनी स्टोरी को नरेट करते हैं, उसके बाद आप एक ग्रुप डिस्कशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, जहां पर आपके ग्रुप का एक टास्क होता है कि सारे ग्रुप को एक कॉमन स्टोरी के ऊपर आना होता है और उसी बेसिस के ऊपर आप स्क्रीन इन होंगे या नहीं होंगे चेक किया जाता है। तो आज हम इसी पीपीएनडीटी के बारे में बात करेंगे, बिकॉज इसको लेकर बहुत ज्यादा मिथ है कि पीपीएनडीटी के अंदर आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको याद रखना, जिसको समझना, जिसको जानना काफी इंपॉर्टेंट है। और एस्पिरेंट्स कई सारी मेजर मिस्टेक्स करते हैं जब भी इस टेस्ट को वो देते हैं, तो कई सारी मेजर मिस्टेक्स करते हैं। उन मिस्टेक्स के बारे में आज हम बात करेंगे। कुछ सैंपल स्टोरीज में आपको दिखाऊंगा कि क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात यहां पर ये होती है कि आपका स्टेप होना क्या चाहिए। जब भी आप किसी स्टोरी को लिखते हैं तो किस तरीके से आपको लिखना है, आपकी स्टोरी का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले। बट एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर आता है एसएसबी को लेकर। जी, इस टेस्ट के बारे में आगे हम बात करने वाले, पर वास्तविकता में एक सवाल आता है कि एसएसबी क्या है। हम जब बात करते हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के बारे में, तो कई बार एस्पिरेंट्स के माइंड के अंदर क्या आता है कि मैं अपना टीएटी बहुत अच्छा कर लूंगा। अपना थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट के अंदर जब मुझे पिक्चर दिखाया जाएगा तो मैं स्टोरी बहुत बढ़िया लिखूंगा, तो मैं शायद एसएसबी के अंदर रिकमेंड हो जाऊंगा। मैं अपना एसआरटी बहुत अच्छा कर लेता हूं, अपना सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में बहुत बढ़िया कर लेता हूं, तो मैं रिकमेंड हो जाऊंगा। मैं पीपीएनडीटी अपना बहुत बढ़िया कर लूंगा, तो मैं रिकमेंड हो जाऊंगा। देखिए, आप समझिए इस बात को, एसएसबी के दौरान आपकी पर्सनालिटी को असेस किया जा रहा है, आपके व्यक्तित्व का परीक्षण यहां पर किया जाता है। एसएसबी वास्तविकता के अंदर क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज एस्पिरेंट्स को कई बार ये पता ही नहीं होता कि एसएसबी के अंदर देखा क्या जा रहा है। आपके मनसा वाचा कर्मणा को यहां पर चेक किया जाता है और ये देखा जाता है कि आपके मनसा वाचा और कर्मणा में एक कॉन्ग्रुएंसी है कि नहीं है। बिकॉज जब हम बात करते हैं बैलेंस पर्सनालिटी के बारे में, एक बैलेंस पर्सनालिटी उस व्यक्ति की होती है जिसका मनसा वाचा कर्मणा मैच कर रहा हो, एक सीधी लाइन के अंदर आ रहा हो। तो देखिए, सबसे पहले एसएसबी के बारे में मैं 2 से 3 चीजें आपसे कहना चाहूंगा, बिकॉज बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को एसएसबी को लेकर कि एसएसबी वास्तविकता के अंदर है क्या। एस्पिरेंट जो है वो अपने टीएटी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं, अपने पीपीएनडीटी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। देखिए, एसएसबी एक पर्सनालिटी बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस है। आपके व्यक्तित्व की जांच यहां पर की जा रही है। आपका आईक्यू जो था कि आप कितने इंटेलिजेंट है, आपको नॉलेज कितना है, वो आपकी रिटन एग्जाम के अंदर चेक कर लिया जाता है। बट एसएसबी के दौरान आपके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जा रहा है। अब सीधी बात है कि जब आप एक फौज में एक अधिकारी के तौर पर जाते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं, तो आपका जीवन किसी सामान्य आदमी से बड़ा अलग होता है। वहां पर रेगुलरली आप बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करते हैं। जिस तरह की संभावनाएं फौज के अंदर होती है, जिस तरह की सिचुएशंस फौज के अंदर आती है, वो शायद नॉर्मल आदमी अपने जीवन के अंदर कभी फेस नहीं करता है। जिस प्रेशर के अंदर फौज का एक अधिकारी अपने काम को सही अंजाम देता है, उतना प्रेशर शायद किसी सिविलियन के ऊपर डाल दिया जाए तो उसके लिए उसको बियर करना संभव नहीं होगा। दैट्स वाई देखा जाता है कि हर व्यक्ति के अंदर वो बेसिक ट्रेट्स हैं कि नहीं, वो बेसिक गुण हैं कि नहीं, जो कि फौज के अंदर जाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो याद रखिएगा, एसएसबी कोई टीएटी, एसआरटी या पीपीएनडीटी का टेस्ट नहीं है, ये आपके व्यक्तित्व का टेस्ट है। आपको अपने अंदर बदलाव लेकर आना पड़ेगा। जब हम बात करते हैं मनसा वाचा कर्मणा की, क्या लिखा है यहां पर, अगर आपके मनसा वाचा कर्मणा सही है तो आप एक वर्च्यू के पथ पे चलते हैं, कि आपकी पर्सनालिटी बैलेंस्ड होती है। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसी सिचुएशंस आती है जैसे जिसके अंदर व्यक्ति अपने मन से कुछ डिसीजंस लेता है, पर उसके डिसीजंस ये तय करते हैं कि उसके अंदर वो क्वालिटीज हैं या नहीं है। और इस पूरे एसएसबी के प्रोसेस के दौरान आप किसी पर्सनालिटी को असेस किया जाता है। अब देखिए, सीधी सी बात है कि जब आप एसएसबी से पहले जब आप रिटर्न का टेस्ट देते हैं और अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपके अंदर वो सैन्य अधिकारी लायक क्षमताएं, तो आप बोलेंगे हाँ सर, मेरे अंदर सारी क्षमता है। बट इसको जांचना बड़ा जरूरी होता है, बिकॉज हर व्यक्ति ने अपने ऊपर एक चेहरा लगा के रखा है। जी हाँ, हर व्यक्ति ने अपने ऊपर एक चेहरा लगा के रखा है। व्यक्ति की जो रियल पर्सनालिटी है वो उसके अंतर्मन को खोजने के बाद ही आती है। और अंतर्मन को खोजने के लिए आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के अंदर किसी व्यक्ति के रियल पर्सनालिटी को बाहर नहीं ला सकते। उसके लिए थोड़ा समय आपको लगता है। दैट्स व्हाई एसएसबी का प्रोसेस इस तरीके से बनाया गया है कि आपकी मनसा वाचा कर्मणा को जांच कर आपके अंदर का जो वैल्यू है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो बिलीफ सिस्टम है, आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म और आपका जो वैल्यू मैकेनिज्म है, उसको यहां पर चेक कर लिया जाता है। अब देखिए, कुछ चीजें मैं यहां से आपको सजेशन देना चाहूंगा कि एसएसबी
के पूरे चीजों के दौरान जब मैं एसएसबी के बारे में बात करता हूं और स्पेसिफिकली अगर मैं साइकोलॉजिकल पार्ट के बारे में बात करूं तो यहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि मैं वास्तविकता में हूं क्या, पहले आप ये जांचिए। आप ये मत देखिए कि मैं अपना पीपीएनडीटी सही कर लूंगा, मैं अपना एसआरटी सही कर लूंगा। वास्तविकता में इस चीज के बारे में सोचिए कि हु आई एम, मैं क्या हूं। अपना इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, अपना आत्मनिरीक्षण कीजिए, अपना आत्म मूल्यांकन कीजिए, ये सबसे जरूरी होता है। याद रखिएगा एसएसबी के इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपका वैल्यू सिस्टम, आपका बिलीफ सिस्टम, आपका एटीट्यूड्स, आपका मोटिव्स, आपकी नीड्स, आपका डिफेंस मैकेनिज्म, ये सारी चीजें चेक की जाती है। तो आप अपने आप को अभी से तैयार कीजिए। ये मत करिएगा कि एसएसबी जब आएगा तब मैं अपने अंदर वो चीजें लेकर आ जाऊंगा, या जब देखा जाएगा, जब होगा तब देखा जाएगा। ये एटीट्यूड एसएसबी के अंदर आपको गर्त में डाल देगा। आप समझिएगा, आपको अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे। जब यहां अच्छी चीजें हैं, जब मन के अंदर अच्छा, जब आपका मनसा कर्मणा वाचा तीनों शुद्ध है, तभी आपके जो विचार है, जो थॉट प्रोसेस है, वो आपका सही जाने वाला है। और कॉन्ग्रुएंसी तभी आएगी बेटा जब चीजें लाइन में होंगी। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए एसएसबी के दौरान एक पूरी इस प्रोसेस के दौरान बच्चे के मन में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि अपने आप को डेवलप कैसे करें। जिस तरीके से एक सैन्य अधिकारी सोचता है, जो क्वालिटीज एसएसबी के दौरान आपकी देखी जा रही, जिन्हें हम ओएलक्यूज के नाम से जानते हैं, उसको हम डेवलप कैसे करें। देखिए एक बहुत अच्छी लाइन मुझे मिली थी, दैट्स व्हाई आई वांट कि मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ इस लाइन को शेयर करूं। और पर्सनली मैं इस लाइन पे बड़ा बिलीव करता हूं। चीजें शुरू होती हैं आपके विचारों से, आपके थॉट प्रोसेस से। जैसा आप सोचते हैं वैसे आप कर्म करते हैं, और आपका कर्म आपके चरित्र को बनाता है। इस चीज को याद रखिएगा, मैं क्या कह रहा हूं। जैसा आप सोचते हैं, आप जैसा सोचते जाएंगे, वही चीजें आपके कर्म के अंदर तब्दील होती है, आपके एक्शंस के अंदर तब्दील होती है, और आपका एक्शन ही आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र बनाता है। याद रखना, एसएसबी आपके इस चरित्र को ही चेक किया करने की कोशिश करता है कि आपका इनर कैरेक्टर क्या है। इसको जानना बड़ा जरूरी होता है। अब एसएसबी के पूरे प्रोसेस के दौरान अगर मैं बात करूं तो मेजरली आपकी चार चीजें चेक की जाती हैं। अब चार चीजें कौन सी है? देखिए कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि एसएसबी के अंदर केवल हमारा आईक्यू चेक किया जा रहा है, या केवल हमारा ईक्यू चेक किया जाता है, जिसे हम इमोशनल क्वेश्चन के नाम से जानते हैं, या जिसे कई बार हम इमोशनल इंटेलिजेंसी के नाम से भी जानते हैं। देखिए एसएसबी के इस पूरे प्रोसेस के दौरान अगर मैं फौज के बारे में बात करूं, या अगर मैं सेना के बारे में भी बात करूं, तो एक व्यक्ति के अंदर ये चार चीजें होना बहुत जरूरी है अगर उससे फौज को ज्वाइन करना है। तो पहला आपका फिजिकल क्वेश्चन, जिसे हम पीक्यू के नाम से जानते हैं, बिकॉज आप सब जानते हैं कि जब आप फौज के अंदर जाते हैं तो फिजिकली आपको बड़ा अच्छा परफॉर्म करना होता है। तो आप देखेंगे कि आपके मेडिकल्स के अंदर आपका पीक्यू जांच लिया जाता है। तो इसके लिए आपको अभी से अपने आप को तैयार करना है। रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, एक शेड्यूल बनाइए, विद डिसिप्लिन, अपनी फिजिक के ऊपर बेसिकली ध्यान दीजिए। दूसरा होता है आपका आईक्यू, एंड जिसे हम सभी इंटेलिजेंट क्वेश्चन के नाम से जानते हैं। आपका आईक्यू ऑलरेडी चेक कर लिया जाता है। जी हाँ, जब आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है वहां पर ऑलरेडी आपका आईक्यू चेक कर लिया जाता है। बट इसके अलावा भी आप देखेंगे कि कई एस्पिरेंट्स का आईक्यू बहुत बढ़िया होता है, वो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, बट जब लाइफ की किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के अंदर उनको रखा जाता है तो वो वहां पर फेल हो जाते हैं। इसलिए एसएसबी के अंदर ये चीज जरूरी थी कि केवल आपके आईक्यू को ना जांचा जाए। हालांकि आप देखेंगे कि आपका जो OIR टेस्ट होता है आपके स्क्रीन प्रोसेस के अंदर भी, वहां पर बेसिकली आपके आईक्यू को ही टेस्ट किया जा रहा है। बट याद रखिएगा कि एसएसबी केवल आपके आईक्यू के बारे में नहीं होता है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आप किसी समस्या का समाधान कैसे करते हैं जो कि एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं जो कि एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। यहां पर मैं रियल लाइफ प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। एसएसबी के दौरान जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसकी जांच सबसे ज्यादा की जाती है, वो यहां पर होता है आपका ईक्यू, जिससे आप इमोशनल क्वेश्चन या इमोशनल इंटेलिजेंसी के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, एक लीडर के तौर पर आपका ईक्यू स्ट्रांग होना जरूरी है। आईक्यू बहुत सारे लोगों का स्ट्रांग है, आप अपने आसपास देखिएगा, बहुत सारे एस्पिरेंट्स आपको मिलेंगे जिनका आईक्यू बहुत स्ट्रांग है। मैं उनसे पूछूंगा साहब दुनिया की किस कंट्री के अंदर क्या चीजें हैं, किस कंट्री की कैपिटल क्या है, वो बिल्कुल जल्दी जल्दी बता देंगे। बट जब लाइफ के अंदर एक सोशल प्रॉब्लम के अंदर उनको रखा जाता है, या लाइफ के अंदर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के अंदर उनको रखा जाता है, वहां पर आपका आईक्यू उतना काम नहीं आता जितना ईक्यू काम आता है। बिकॉज एक सैन्य अधिकारी के तौर पर, एक लीडर के तौर पर आपको अपने संगठन के साथ रहना है, आपको लीड करना है, आपको अपने साथियों को मोटिवेट करना है, आपको अपने साथियों की ढाल बनकर उनको लीड करते हुए आगे बढ़ना होता है। यहां पर ईक्यू काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपकी ईक्यू की जांच की जाती है। सवाल आता है ईक्यू होता क्या? देखिए ईक्यू का मतलब है आपका इमोशनल इंटेलिजेंसी, आपके इमोशंस पे आपका कितना कंट्रोल है, आप सामने वाले के इमोशंस को कितने तरीके से जानते हैं, आपकी सेल्फ अवेयरनेस कितनी, आप अपने आप को कितने अच्छे तरीके से जानते हैं, और आपका सेल्फ रेगुलेशन कैसा है, आप किसी परिस्थिति के अंदर अपने आप को किस तरीके से रेगुलेट कर पाते हैं। तो ये ईक्यू यहां पर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा इस पूरे प्रोसेस के दौरान मैं पीपीएनडीटी के बारे में बात करूंगा, बट याद रखिएगा अपने ईक्यू को स्ट्रांग करने की कोशिश कीजिए। पर अब समस्या यहीं पर आती है। समस्या क्या होती है कि लोगों को लगता है कि केवल हम अपने पीक्यू
अपने आईक्यू और अपने ईक्यू के बल पर हम एसएसबी के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, बट वास्तविकता में वो एक कंपोनेंट को छोड़ देते हैं। और मेरे हिसाब से अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पे बात करूं, जब से मैं पढ़ा रहा हूं, आप याद रखिएगा ये कंपोनेंट सबसे ज्यादा और सबसे मेजर हेल्प करता है किसी भी व्यक्ति के चरित्र को बिल्ड करने में। जी हाँ, यहां पर मैं बात कर रहा हूं आपके एसक्यू के बारे में। ये आपका स्पेशल क्वेश्चन, एसक्यू क्या होता है? अब कई लोग पूछेंगे एसक्यू होता क्या है। अगर मैं इसे केवल एक शब्द के अंदर ढालने की कोशिश करूं, ये होता है आपका चरित्र, ये होता है आपका संस्कार। ये चीज है आपके अंतर मन की आत्मा, कि आप अंतर मन से शुद्ध है कि नहीं है, आपके अंदर से वो विचार आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। कई लोगों का आईक्यू बड़ा स्ट्रांग होता है, कई लोगों का आईक्यू बड़ा स्ट्रांग होता है, कई लोगों में 15 ओएलक्यूज भी होते हैं, पर उनका एसक्यू बड़ा खराब होता है। मैं इसको एक बड़े छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप सभी ने महाभारत देखी भी होगी और महाभारत आप सभी ने पढ़ी भी होगी, ये मैं समझता हूं। महाभारत के अंदर हमको दो कैरेक्टर्स मिलते हैं, एक है हमारे महान अर्जुन और एक है दुर्योधन। दोनों भाई हैं। अगर आप दुर्योधन के चरित्र को भी आप देखेंगे तो आपको वहां पर ब्रेवरी मिलेगी, आपको वहां पर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, आपको वो सारे ओएलक्यूज दुर्योधन के अंदर भी मिलते हैं और सारे ओएलक्यूज अर्जुन के अंदर तो है ही। बट एक डिफरेंस यहां पर मेजर क्रिएट होता है, वो है आपका एसक्यू का। चरित्र का डिफरेंस बड़ा यहां पर एक मेन रोल प्ले करता है। आपका जो इंटेंशन है दुर्योधन का वो बड़ा अलग है, उसका एसक्यू खराब है साहब। अर्जुन का एसक्यू यहां पर बिल्कुल सही। याद रखना एसक्यू, मैं अगर सीधे तौर पर बात करूं, आपके एसएसबी की रीढ़ की हड्डी आपका एसक्यू है, कि आप मन से क्लियर है कि नहीं, आप मन से निर्मल है कि नहीं, कि मेरे अंदर सारे ओएलक्यूज तो हैं पर मन से मैं निर्मल नहीं हूं सर, मन से मेरे अंदर समस्या है, मन से मेरे सोच विचार वही गंदी चीजें आती दिमाग में। नहीं, ये चीजें नहीं चलेगी। ये चीज याद रखिएगा, अपने एसक्यू को स्ट्रॉन्ग करना यहां पर बहुत जरूरी है। बिकॉज एसक्यू के बारे में अगर मैं क्लियरली बात करूं, इनर विजडम गाइडेड बाय द कंपैशन, आपकी अंदर की आवाज, आपकी अंतरात्मा जो आपके कंपैशन के द्वारा गाइड की जाती कि नहीं यही सही है, ये सही चीज है और ये गलत चीज है, इसको जानना, इसको समझना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, अगर एसएसबी के लिए मैं क्लियर तौर पे बात करूं तो आपकी पर्सनालिटी यहां पर दुर्योधन की तरह नहीं, अभिमन्यु की तरह होनी चाहिए। कितनी भी समस्या आ जाए, कोई भी सिचुएशन हो, अपने आप को मैं काम रखूंगा, अपने आप को मैं कंपोज रखूंगा और किसी भी परिस्थिति में हार मारना मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। हार मानना ये चीज मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पीपीएनडीटी के बारे में, बिकॉज आई वांट कि जितने भी एस्पिरेंट्स इस सेशन को देख रहे हैं उन्हें पहले एसएसबी के बारे में पता लगे कि वास्तविकता में आपके एसएसएस आपके अंदर देखना चाहते हैं क्या है, किस चीज का टेस्ट यहां पर लिया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पीपीएनडीटी वास्तविकता के अंदर क्या है और इसमें क्या चीजें आपके टेस्ट की जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट के दौरान बेसिकली आपके दो टेस्ट लिए जाते हैं। पहला आपका होता है OIR टेस्ट, जिसे हम लोग सभी ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट के नाम से जानते हैं, जिसमें आपके कुछ वर्बल, कुछ नॉर्मल रीजनिंग के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, जो कंपैरेटिवली काफी आसान है, इसमें बहुत मुश्किल नहीं आती है और बहुत सारे एस्पिरेंट इसके अंदर अच्छा परफॉर्म करते हैं। दूसरे टेस्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो आपका होता है पीपीएनडीटी, दैट मींस पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। अब इस टेस्ट के दौरान क्या चीजें होती इसके बारे में हम बात करेंगे। बट एक चीज याद रखना, जब हम स्क्रीनिंग प्रोसेस के बारे में बात करते हैं ना, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपके स्क्रीनिंग प्रोसेस जो है वो 4 चरणों के अंदर विभाजित है वास्तविकता में। नॉर्मली आपको क्या लगता है कि आपके केवल 2 ही टेस्ट हो रहे हैं, एक आपका OIR टेस्ट होता है, दूसरा आपका हो रहा है पीपीएनडीटी। बट वास्तविकता में अगर मैं बात करूं, नंबर एक्सप्लेनेशन के हिसाब से बात करूं, या अगर मैं आपके स्क्रीन इन होने के चांसेस के बारे में बात करूं, तो मैं इस टेस्ट को 4 भागों में विभाजित करता हूं। कैसे? आप देखिएगा, आपका जो इंटेलिजेंस टेस्ट है, यहां पर अगर मैं बात करूं आपके OIR टेस्ट के बारे में, अगर आपका OIR टेस्ट के बारे में अगर यहां पर बात की जाए तो याद रखिएगा कि ये आपका 25% वेटेज कैरी करता है। इसके बाद जब आप पीपीएनडीटी के पिक्चर को देखते हैं और स्टोरी लिखते हैं, ये भी आपका 25% वेटेज कैरी करने वाली। उसके बाद जब आप अपनी स्टोरी को नरेट करते हैं, सोचिए नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका 25% वेटेज लेता है। और अगर मैं बात करूं ग्रुप डिस्कशन के बारे में, यहां पर भी इसका वेटेज लगभग 25% ही होता है। तो आप देखिएगा, आप अपने माइंडसेट को ऐसे लेकर चलिए कि अगर आपको स्क्रीन इन होना है तो सबसे पहली बात आप इसको 25% के अंदर डिवाइड कीजिए। आप कहीं पर भी परफॉर्मेंस कम नहीं कर सकते। कई बार स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि देखिए मैं अपनी स्टोरी बहुत बेहतरीन लिख देता हूं बट मेरा नरेशन में थोड़ा सा कमजोर कर लूंगा। नहीं, समझिएगा, स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर जो 3 मेजर कंपोनेंट्स है, जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे, 3 मेजर कंपोनेंट में से जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मेजर कंपोनेंट है वो है आपका कम्युनिकेशन स्किल। जी हाँ, यहाँ पर एस्पिरेंट के कम्युनिकेशन स्किल को जांचा जाता है, आपके कॉन्फिडेंस को देखा जाएगा नंबर सेकंड, और तीसरा क्या होता है आपकी प्रेशर झेलने की क्षमता। आप प्रेशर को कैसे झेल पाते हैं, आपकी क्षमता है कि नहीं है, बिकॉज जब आप ग्रुप डिस्कशन के अंदर जाएंगे बड़ा प्रेशर आपके ऊपर होता है। तो चलिए इन चीजों के बारे में आगे हम बात करने वाले, बट इस चीज को दिमाग में रखिएगा कि जो पूरा टेस्ट है ये आपका एक टेस्ट नहीं है बेटा, ये 4 टेस्ट आपके हो रहे हैं। यहाँ पर आपको हर टेस्ट में तकरीबन हर टेस्ट का जो वेटेज यहाँ पर है वो 25% के बराबर होता है। अब आगे अगर हम यहाँ पर बात करें
उस टेस्ट के दौरान 30 सेकंड्स के लिए आपके सामने एक पिक्चर को प्रोजेक्ट किया जाता है ना। पिक्चर यहाँ पर बहुत हैजी भी होता है, कई बार पिक्चर सेमी हैजी होता है, बट पिक्चर का क्लियर होना बहुत मुश्किल है। बहुत क्लियर पिक्चर आपको प्रोजेक्ट नहीं किया जाता है। एग्जांपल की बात करें, कई बार पिक्चर सेमी हैजी, कई बार पिक्चर बहुत हैजी भी यहाँ पर लिया जाता है। अब हैजी पिक्चर दिखाने का और सेमी हैजी पिक्चर दिखाने के पीछे एक रीजन है। देखिए, यहाँ पर आपके परसेप्शन को चेक किया जा रहा है कि आपका नजरिया क्या है। कोई पिक्चर आपको जब दिखाया जाता है तो हर व्यक्ति अपने नजरिए के अकॉर्डिंग उस पिक्चर के ऊपर स्टोरी लिखता है। इसके द्वारा आपका जो वैल्यू सिस्टम है, आपका जो बिलीफ सिस्टम है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, वो असेसर के सामने आ जाता है कि आप सोचते किस तरीके से, आपकी मैच्योरिटी का लेवल कितना है, आपके अंदर एज अप्रोप्रिएट मैच्योरिटी है कि नहीं, कि आपकी उम्र तो काफी बड़ी है और आप जिस तरह की स्टोरीज बना रहे हैं, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो आपकी उम्र के साथ मेल नहीं कर रहा है। तो ये चीजें यहां पर चेक की जाती है। इसके बाद तकरीबन 1 मिनट का समय आपको दिया जाता है बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए, और तकरीबन 4 मिनट आपके पास होते हैं अपनी स्टोरी को लिखने के लिए। तो याद रखिएगा, स्टोरी आपको लिखना यहां पर होती है। अब एक सवाल आता है, सर हमारी हैंडराइटिंग क्या बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हमारी अवॉइड की जाती हैं यहां पर? देखिए, 2 चीजें मैं आपको बोलूंगा। आपकी हैंडराइटिंग अगर अच्छी है तो ये एडवांटेज है, सीधी सी बात है, बट एटलीस्ट आपकी हैंडराइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को समझ में आ जाए। दूसरी बात, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अगर आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो ये फिर एक डिसएडवांटेज आपके लिए होता है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके इंटेलिजेंसी पे फिर एक सवाल यहां पर क्रिएट हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, और ये चीज काफी इंपॉर्टेंट भी है, बिकॉज बच्चा कई बार इसमें गड़बड़ काफी ज्यादा कर देता है। अब याद रखिएगा, जब भी आप किसी पिक्चर को देखते हैं तो उस पिक्चर के अंदर आप अपना एक प्रोटैगनिस्ट चूज करते हैं, दैट मीन्स आपका हीरो, जो कि उस पिक्चर का, उस स्टोरी का मेन हीरो है। अगर उस पिक्चर में कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो अपने एक्शंस के द्वारा, अपने ओवल क्यूज के द्वारा आपका हीरो या आपकी हीरोइन, जो कि आपकी प्रोटैगनिस्ट है, वो समस्या का समाधान करेगी। ये चीज आप हम यहां पर देखते हैं। अब ये वाला जो कॉलम यहां पर होता है, यहां पर आपको अपने पिक्चर में जितने भी कैरेक्टर्स देकर रखें, अगर बहुत बड़ी भीड़ देकर रखी तो भीड़ के बारे में ऑब्वियसली आपको नहीं लिखना है। मेजरली आपके जो 2 या 3 कैरेक्टर्स हैं, और पिक्चर में क्लियरली अगर 2 से 3 कैरेक्टर्स दिख रहे हैं तो उनका एज याद रखिएगा, उनका जेंडर और उनका मूड यहां पर लिखना आपको होता है। अब सीधी सी बात है, एज के लिए आप कई बार ये कहा जाता है कि आपका जो प्रोटैगनिस्ट है, आपका जो हीरो है, वो सेम आपकी एज का होना चाहिए। बट देखिए, मैं क्लियरली अगर कहूं तो ये चीजें पिक्चर पे डिपेंड करती है। अब कई बार ये भी कहा जाता है कि आपका जो प्रोटैगनिस्ट का जेंडर है वो किस पे डिपेंड करना चाहिए, वो भी जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं होता है। अगर पिक्चर में क्लियरली आपको दिख रहा है कि सामने एक महिला है, तो आपका प्रोटैगनिस्ट एक महिला ही होगा। वो अननेसेसरी आप उसको पुरुष नहीं बना सकते। अगर बना दिया साहब तो आपके ऑब्जर्वेशन के ऊपर एक सवाल यहां पर क्रिएट हो जाता है। तो याद रखिएगा, देयर इज नो सच थिंग कि वैसा होना ही चाहिए, ऐसा बाउंडेशन नहीं होता है कोई भी। इसके बाद आप क्या लिखते हैं, आप मूड लिखते हैं कि मूड अगर पॉजिटिव है कैरेक्टर का तो आप प्लस का साइन बनाएंगे, नेगेटिव अगर कैरेक्टर का तो आप माइनस का साइन बनाते हैं, और न्यूट्रल अगर है तो आप कोई साइन नहीं बनाते, कई बार 0 का साइन बना दिया जाता है। उसके बाद अगर आपका कैरेक्टर मेल है तो आप एम लिखते हैं, फीमेल है तो आप एफ लिखते हैं। बट अगर आपको क्लियरिटी नहीं कि साहब कैरेक्टर मेरा मेल है या फीमेल है, या आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, तो आप यहां पर पी लिख देते हैं। तो याद रखिएगा, पी डिनोट करता है पर्सन को या पीपल को, जहां पर आप क्लियर नहीं है। उसके बाद आपके हीरो के द्वारा जो एक्शन लिया जा रहा है, आपकी स्टोरी का जो कॉन्टेक्स्ट है, आप उसको एक्शन के फॉर्म में यहां पर लिखते हैं। एक्शन लिखने में एस्पिरेंट्स कई बार कंफ्यूज होते हैं। एक्शन बेसिकली आपका प्रोटैगनिस्ट कर क्या रहा है स्टोरी के अंदर, वो वास्तविकता में क्या करना चाहता है, किस समस्या को सॉल्व कर रहा है। फॉर एग्जांपल की बात करें, सेविंग द फ्रेंड, सेविंग द विलेज यहां पर हो सकता है, किसी सोशल एविल को खत्म करने की कोशिश वो यहां पर कर रहा है। ये चीजें आपके एक्शन के अंदर आती है। अब याद रखिएगा, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बच्चा इसमें भी कंफ्यूज होता है। इसमें हम कई बार गलतियां करते हैं, कई बार हम एज के अंदर गलती करते हैं, कई बार हम मूड के अंदर गलती करते हैं, कई बार हम जेंडर के अंदर गलती करते हैं। ये सिखा दिया जाता है कि किसी भी तरह का पिक्चर आपको दिखा दिया जाए, कैसा भी पिक्चर आ रहा है, साफ सामने दिख रहा है कि सामने वाले व्यक्ति का जो बॉडी लैंग्वेज है, उसके जो हाव भाव है, वो नेगेटिव है, पर हमको सिखाया जाता है कि नहीं साहब, आपको अपनी स्टोरी में हमेशा अपने कैरेक्टर को पॉजिटिव बताना। देखिए, ऐसा नहीं होता। आपके प्रोटैगनिस्ट के अंदर क्षमता होनी चाहिए कि उस पिक्चर के अंदर अगर कोई नेगेटिव समस्या देकर रखी थी, कोई नेगेटिव सिचुएशंस देकर रखी थी, तो अपने ओल क्यूज के दम पे, अपने एक्शंस के दम पे वो उसको नेगेटिव से पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट करता है। इन चीजों के बारे में आगे हम बात करेंगे, बट एक चीज याद रखिए कि स्टोरी को लेकर एक चीज और एक बहुत बड़ा मिथ यहां पर ही होता है, कितने लाइन की स्टोरी लिखनी है सर, कितने वर्ड्स की स्टोरी लिखनी है। देखो, जनरली 100 से 120 वर्ड्स की स्टोरी ठीक होती है। आपको याद रखना है और इसको समझना होगा आपको कि आपको अपनी स्टोरी को 1 मिनट के अंदर नरेट भी करना है। आपका जो नरेशन है वो 1 मिनट का ही चलेगा। 60 सेकंड आपको दिए जाएंगे, तो अपनी स्टोरी को बहुत छोटा भी मत लिखिएगा, बहुत बड़ी भी मत करिएगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि मुझे 60 सेकंड के अंदर अपनी स्टोरी को नरेट भी करना है कॉन्फिडेंटली। ओके, तो इस तरीके से टेस्ट आपका लिया जाता है। उसके बाद इस टेस्ट के बाद जब आप अपनी स्टोरीज को लिख लेते हैं, अपनी स्टोरीज को आप नरेट
कंप्लीट करते हैं उसके बाद आप जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको 10 या 15 के ग्रुप के अंदर डिवाइड किया जाएगा और आप सभी एक जीडी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। जीडी मतलब ग्रुप डिस्कशन। इस जीडी के दौरान आप सभी का लक्ष्य होता है कि अपनी कॉमन स्टोरी के ऊपर आना। जीडी के दौरान कई बार आपके बहुत सारे जो हिडन ट्रेट्स हैं, जो आपके जो इमोशनल इंपल्सेस है वो बाहर आ जाते हैं। एंगर के बारे में अगर मैं बात करूं या अगर मैं बात करूं प्रेशर के सिचुएशन को हैंडल ना कर पाना, अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट, ये चीजें यहां पर बाहर आ जाती है। तो याद रखिएगा जीडी के बाद आप सभी का लक्ष्य होता है कि आप सभी कॉमन स्टोरी के ऊपर आए और आप अपने में से किसी एक को एक लीडर के तौर पर चुनते हैं, या अगर मैं क्लियरली तौर पर बात करूं तो एक वॉलंटियर के तौर पर चुनते हैं और वो वॉलंटियर आप सभी के कॉमन स्टोरी को रिप्रेजेंट करता है और इस तरीके से आपके इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। अब देखिए इस पूरे प्रोसेस के दौरान चीजें चेक क्या की जा रही, पीपीएनडीटी के दौरान चेक क्या किया जा रहा है, किसी व्यक्ति के अंदर क्या चीजें चेक की जाती है, जानना जरूरी है। देखिए बहुत सारी चीजें, मेजरली 3 चीजों के बारे में अगर मैं क्लियरली बात करूं। नंबर 1 आपका कम्युनिकेशन स्किल, आप कम्युनिकेट किस तरीके से करते हैं। जी हाँ, आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं, आपके नरेशन के दौरान, आपके जीडी के दौरान आपका कम्युनिकेशन स्किल चेक किया जाएगा। नंबर 2 आपका ऑब्जर्वेशन, आप किस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं चीजों को। 30 सेकंड्स के अंदर आपको पिक्चर दिखाया जा रहा है, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स कितनी अच्छी है, आप कितना सही तरीके से पिक्चर को सही तरीके से परसीव कर पाते हैं, आपका परसेप्शन कितना स्ट्रांग है, आपका वैल्यू सिस्टम क्या था, आपका बिलीफ सिस्टम क्या था, आपकी नीड्स क्या थे, आपका डिफेंस मैकेनिज्म कैसा, सब चीजें चेक कर ली जाती है। और तीसरी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है, याद रखिएगा, आपकी प्रेशर को हैंडल करने की क्षमता। जब आप जीडी के अंदर होते हैं आपके ऊपर काफी प्रेशर होता है, जब आप नरेशन देते हैं आपके ऊपर काफी प्रेशर होता है। 30 सेकंड्स के अंदर पिक्चर को ऑब्जर्व करने के बाद पिक्चर के ऊपर स्टोरी लिखने का प्रेशर आपके ऊपर होता है। आप कितने काम तरीके से इस पिक्चर को देखने के बाद एक्सप्लेन करते हैं और कितने काम तरीके से आप अपने काम को सही तरीके से करते हैं, चीजें देखी जाएगी। इसके अलावा कुछ और मेजर चीजें हैं, मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूं बिकॉज बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जहां पर शॉर्ट फॉर्म के अंदर चीजें बताई गई। बट आई वांट कि अगर आप कोई चीज सीख रहे हैं उसको जितना इन डेप्थ सीखे उतना आपके लिए बेहतर होता है। फॉर एग्जांपल की बात की जाए, आपका ऑब्जर्वेशन स्किल यहां पर चेक किया जाएगा, आपकी इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, आप इमेजिन कितना कर रहे हैं। आपने स्टोरी को देखा, आपने 2 कैरेक्टर्स यहां पर देखे, 2 कैरेक्टर्स देखने के बाद आपके दिमाग में आप कैसा रिलेशन बना रहे हैं, आपके दिमाग में वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आता है। आपकी क्रिएटिविटी कितनी है, आपकी एज के अकॉर्डिंग आप मैच्योरिटी का लेवल आपका कितना है। बिकॉज याद रखिएगा अगर आपकी पुअर इमेजिनेशन है तो ये माना जाता है कि आपको एक्सपोजर कम मिला है, आपका जो थिंकिंग का लेवल है, आपका जो सोचने का लेवल है वो इतना ज्यादा है नहीं, फिर शायद ये अधिकारी बनने के लिए आप फिर उस लायक भी नहीं, वो चीजें यहां पर देखी जाती है। आपकी क्लियरिटी ऑफ थॉट्स, आपके विचारों के अंदर कितनी स्पष्टता है। आप अगर कोई विचार अपना लिखते हैं, आप किसी स्टोरी को अगर लिखने की कोशिश करते हैं, आपके हीरो के जो एक्शन है वो कितने क्लियर हैं, कितने क्लीन है, ये देखा जाएगा। इसके बाद आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमने ऑलरेडी बात कर ली, आपकी लिसनिंग स्किल यहां पर देख के चेक की जाएगी इस पूरे प्रोसेस के दौरान। सीधी बात है, जब आप जीडी के दौरान आप किसी दूसरे व्यक्ति की बात सुन ही नहीं पा रहे हैं तो आप कैसे किसी ग्रुप को लीड कर सकते हैं। तो याद रखना आपके लिसनिंग स्किल को भी यहां पर चेक किया जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस एंड कंपोजर कि आप कितने काम एंड कंपोज हैं। जीडी के दौरान, नरेशन के दौरान आप प्रेशर हैंडल कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, या इस प्रेशर के अंदर आपने अपना कॉन्फिडेंस, अपना संयम खो दिया है। और सबसे बड़ी बात, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड यहां पर चेक किया जाता है। अब इस पूरे टेस्ट के दौरान याद रखिएगा सवाल ये आता है कि परसेप्शन वास्तविकता के अंदर होता है। हम बात कर रहे हैं पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट के बारे में, कई बार इसको डिस्क्रिप्शन टेस्ट भी कह दिया जाता है। उसके बाद हम एक टेस्ट देते हैं जो कि आपका साइकोलॉजी का ही पार्ट है, वो है आपका थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। तो साहब सबसे पहला सवाल तो ये होता है, ये परसेप्शन और अपरसेप्शन का डिफरेंस होता क्या है। देखिए परसेप्शन के बारे में अगर मैं क्लियरली यहां पर बात करूं तो हम बात कर रहे हैं अस्पष्टता के बारे में। थिंग्स आर नॉट क्लियर। हर व्यक्ति अपने सिचुएशन के हिसाब से, अपने माइंडसेट के हिसाब से, अपने वैल्यू और बिलीफ सिस्टम के हिसाब से चीजों को परसीव करता है। उसका चीजों को देखने का जो नजरिया है वो उसके बिलीफ सिस्टम पे, उसके नियति के ऊपर, या अगर मैं क्लियरली तौर पे बात करूं तो उसके वैल्यू सिस्टम पे डिपेंड करता है कि आप किसी चीज को देखने के बाद आप सोचते क्या है, आप कैसे उसको परसीव कर रहे हैं, आपका किसी चीज को देखने का नजरिया क्या है। और अगर एक शब्द में बात करूं तो हर व्यक्ति का किसी चीज को देखने का नजरिया उसके वास्तविक कैरेक्टर को दिखाता है, उसकी पर्सनालिटी को डिफाइन कर देता है। फॉर एग्जांपल की बात करें, इस व्यक्ति के लिए 99 लिखा है, इस व्यक्ति के लिए यहां पर 66 लिखा है, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। बट यहां पर ये टेस्ट में ये देखा जाएगा कि आपका जो परसेप्शन है उसके अंदर वो क्वालिटीज है कि नहीं जो कि एक अधिकारी बनने के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। किसी के लिए गिलास खाली आधा भरा होगा, किसी के लिए आधी खाली होगा, आधा खाली होगा, ये चीजें यहां पर देखी जाती। तो याद रखिएगा आपके परसेप्शन को यहां पर देखा जाता है। अब 30 सेकंड्स के अंदर जब आप किसी पिक्चर को ऑब्जर्व करेंगे, सीधी बात है, ऑब्जर्वेशन इज द की ऑफ द परसेप्शन। आपको ऑब्जर्व करना जरूरी है। पिक्चर आप देख रहे हैं 30 सेकंड्स के अंदर, आपको क्यों दिए जा रहे हैं? बिकॉज आप ऑब्जर्व करें, जितना बेहतरीन आपका ऑब्जर्वेशन होगा उतना क्लियर आपका परसेप्शन होगा। याद रखिएगा, जितना बढ़िया आपका ऑब्जर्वेशन उसका उतना क्लियर आपका परसेप्शन होता है। तो ऑब्जर्वेशन
का ध्यान आपको इस पूरे टेस्ट के दौरान रखना है कि मेरा ऑब्जर्वेशन जितना हो सके उतना बेहतर है। उसके बाद पिक्चर परसेप्शन टेस्ट के दौरान आपको एक छूट दी जाती है, आपके पास एक फ्रीडम है, क्या आप अपने परसेप्शन के हिसाब से आप एक सिचुएशन क्रिएट करते और अपना रिस्पॉन्स देते। फॉर एग्जाम्पल की बात करें कि पिक्चर है जहां पर जंगल के अंदर एक लड़का खड़ा है। अब किसी के लिए वो लड़का एक फॉरेस्ट ऑफिसर हो सकता है, किसी के लिए लड़का ये हो सकता है साहब किसको किडनैप किया था, बाकी वो जंगल के अंदर आ गया। हर व्यक्ति का परसेप्शन उसके माइंडसेट को यहां पर दिखाता है। याद रखिएगा आपका जो परसेप्शन है उसके अंदर आपको एक फ्रीडम यहां पर पीपीएनडीटी के अंदर दी जाती है कि आप अपनी इमेजिनेशन को ज्यादा यहां पर दिखा सकते हैं, बिकॉज क्लियरिटी नहीं यहां पर की चीज क्या है, आप अपने परसेप्शन के हिसाब से चीजों को क्लियर करने की कोशिश यहां पर करते हैं। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। अब देखिए जब भी आप स्टोरी लिखते हैं आप कहीं पर भी देखेंगे तो स्टोरी को 3 चरणों के अंदर कंप्लीट किया जाता है। आप किसी भी पिक्चर को देखते हैं उस पिक्चर के ऊपर आप जब स्टोरी लिखने की कोशिश करेंगे आपकी स्टोरी 3 चरणों के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए। पहली बात, व्हाट लीड टू द सिचुएशन, की परिस्थिति आई क्यों, जो पिक्चर आपको दिखाया गया है उस पिक्चर के अंदर जो सिचुएशन दी गई है, सिचुएशन पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो सिचुएशन आई ही क्यों, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ योर स्टोरी। इसको आप ये मान के चलिएगा कि आपके इस पूरे पिक्चर का आपकी जो स्टोरी है उसका 20% पार्ट आपका व्हाट लीड टू द सिचुएशन होता है। उसके बाद व्हाट इज हैपनिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी पार्ट के अंदर आपका जो प्रोटैगनिस्ट है, आपका जो हीरो है, अपने ओएल क्यूज के द्वारा अपने एक्शंस के द्वारा किसी समस्या के समाधान की कोशिश कर रहा है, वो किसी संघर्ष से जूझ रहा है। तो बिकॉज सीधी बात है आप इन पिक्चर के दौरान इस पिक्चर के अंदर आप जो भी स्टोरी लिखते हैं माना जाता है कि आपका जो प्रोटैगनिस्ट है उसका माइंडसेट और आपका माइंडसेट सेम है, दोनों का माइंडसेट कॉन्ग्रुएंस कर रहा है, दोनों का माइंडसेट यहां पर सेम है। आप जो बिहेवियर यहां करेंगे अपनी स्टोरी के अंदर आपका प्रोटैगनिस्ट के थ्रू दिखाएंगे वही बिहेवियर आपका माना जाता है। तो ये जो पॉइंट होता है व्हाट इज हैपनिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। यहां पर आप बताते हैं कि आपका प्रोटैगनिस्ट ने कैसे किसी समस्या का समाधान किया अपने एक्शंस के द्वारा। अब याद रखिएगा ये जो पैरा है पूरा, ये लगभग 60 to 65% आपकी स्टोरी का कैरी करता है। लास्ट है व्हाट इज द कंक्लूजन और व्हाट इज द आउटकम, कि आपकी स्टोरी का आउटकम क्या है। आप अपने इस पॉइंट के अंदर अपनी स्टोरी का आउटकम लिखते हैं। अब लेकिन तीनों चीजों के दौरान कुछ मेजर चीजों का ध्यान आपको रखना है कि जब आप व्हाट लीड टू द सिचुएशन लिख रहे हैं तो आपको क्या लिखना होगा, आप व्हाट इज हैपनिंग लिख रहे हैं तो उसमें क्या चीजों का ध्यान रखना है, और व्हाट इज द आउटकम के अंदर आपको किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। ये पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल की बात की जाए, जब आप लिखेंगे व्हाट लीड टू द सिचुएशन, यहां पर बच्चे बड़ी मिस्टेक करते हैं। आपकी पिक्चर की आप स्टार्टिंग लिख रहे हैं, अगर इस पिक्चर के बारे में बात करूं, अब देखिए सबसे पहले सबसे जरूरी चीज यहां पर क्या होती है, आपका ऑब्जर्वेशन, आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, आप सराउंडिंग्स को देखिए, आप लोगों को देखिए, आप अगर पॉसिबल हो सके पिक्चर अगर आपका सेमी हैजी है तो आप एक्सप्रेशन को देखने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द नीड ऑफ सराउंडिंग, सराउंडिंग की नीड्स क्या है। आपका जो स्टार्टिंग है वो सिर्फ सराउंडिंग की नीड पे डिपेंड करती है। अब सराउंडिंग की नीड वॉर की बता रही है, हम बात कर रहे हैं पीस की, नहीं ये नहीं चलेगा। सराउंडिंग की नीड्स ऑफिस का माहौल बता रहे हैं बट हम बात कर रहे हैं किसी घर की, ये नहीं चलेगा। बिकॉज यहां पर फिर आपके ऑब्जर्वेशन के अंदर एक कमी देख ली जाएगी कि आपने ऑब्जर्व पिक्चर सही तरीके से कराई नहीं। इसके लिए आपको क्या करना है, ऑलरेडी हमने बात करी, बॉडी लैंग्वेज, बैकग्राउंड को हम लोगों को लेकर आना है। द नेक्स्ट पॉइंट विच इज रियली इंपॉर्टेंट, डोंट गो फॉर द एक्सट्रीम, नेवर गो फॉर द एक्सट्रीम। कई बार एस्पिरेंट्स काफी एक्सट्रीम के ऊपर चले जाते हैं, अननेसेसरी किसी ऐसी प्रॉब्लम को इमर्ज करने की कोशिश करते हैं विच इज रियली डिफिकल्ट, विच इज नॉट इवन प्रैक्टिकल। एग्जाम्पल की हम बात करें, आप कई बार बहुत नेगेटिव प्रॉब्लम को इमर्ज करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रॉब्लम्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, लाइक बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में हम बात करते हैं सुसाइड के बारे में बात की जाती है। कई बार ऐसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करते ही नहीं है और ऐसी प्रॉब्लम्स को लेकर आ जाते हैं जिनका समाधान करना किसी मनुष्य के लिए तो संभव है नहीं। अननेसेसरी आपको एक्सट्रीम पर नहीं जाना है। दूसरी बात, नेगेटिविटी, नेगेटिविटी का मतलब यहां पर क्या है, पिक्चर के अंदर अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन देखकर रखिए, अननेसेसरी पॉजिटिव बनाने की कोशिश मत करो। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, लाश दिख रही है साहब, व्यक्ति रो रहा है लाश को देखकर, हम बोलेंगे नहीं साहब ये तो ड्रामा चल रहा है, ड्रामा के अंदर ऑडियंस सामने बैठी है एंड दे आर प्रैक्टिसिंग द ड्रामा, डोंट डू दैट। ये चीज करने की जरूरत नहीं। आप अगर ये चीज करते हैं इसका मतलब क्या है कि आपने सिचुएशन को अवॉइड कर दिया, आप उस सिचुएशन को झेलने के लायक ही नहीं, आपके अंदर क्षमता नहीं है साहब कि आप सिचुएशन को झेल सके, तो नेवर डू दैट थिंग। ये चीज आपको नहीं करनी। इफ देयर इज अ नेगेटिविटी इन द पिक्चर, एक्सेप्ट इट, और आपके जो ओएल क्यूज हैं उसके द्वारा उस पिक्चर के अंदर जो सिचुएशन है उसको पॉजिटिव करने की कोशिश आपको करना है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर मैं बात करूं, दैट इज द अवॉइड सिचुएशन, सिचुएशन को अवॉइड नहीं करना, जैसे कि मैंने बात करी, एंड बी नेचुरल। याद रखिएगा, बी नेचुरल, नेचुरल रहिए। बहुत एक्सट्रीम, बहुत बढ़िया स्टोरी लिखने की कोशिश नहीं करना है आपको। एक बेसिक स्टोरी आपकी होना चाहिए जिसके द्वारा आप अपने ओएल की उसको दिखा रहे हो, जिस स्टोरी को आप आगे जाके जस्टिफाई कर सके। आपने अननेसेसरी कुछ ऐसी चीजें लिखी तो जीडी के अंदर उनको जस्टिफाई करना आपके लिए उतना ही मुश्किल हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, ये पॉइंट है आपका व्हाट इज हैपनिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है।
अगर मैं सीधे तौर पर बात करूं, लगभग 65 to 70% आपकी स्टोरी का वेटेज यहीं पर होता है। यहां पर हो क्या रहा है, आपका जो प्रोटैगनिस्ट है, आपका जो कैरेक्टर है, जिसको आपने अपना कैरेक्टर चूज किया है, वो किसी समस्या के समाधान को करने की कोशिश करता है। अब यहां पर कुछ बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला, सिचुएशनल डिमांडेड अप्रोच की सिचुएशन की डिमांड क्या है। आपने परिस्थिति कोई और इंट्रोड्यूस करी है, सिचुएशन की डिमांड कोई और ही है। सिचुएशन डिमांडिंग अप्रोच आपको यूज करना होता है। याद रखिएगा, आग लगी है, आग बुझाना कैसे ये देखना पड़ेगा। बुझाने के कई सारे तरीके, पर सिचुएशन क्या कह रही है साहब, आग कैसे लगी है, आग इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू लगी है या आग किसी कागज के अंदर लगी है। बिकॉज बुझाने के तरीके यहां पर चेंज हो जाते हैं। सिचुएशनल डिमांडेड अप्रोच आपको रखना है, बिकॉज यहां पर आपकी रीजनिंग एबिलिटी को चेक किया जाता है कि आपको सिचुएशन की अंडरस्टैंडिंग थी तो आपने अपनी रीजनिंग एबिलिटी का यूज किया कि नहीं करा। दूसरी बात आपको याद रखना है कि आप जो भी समस्या का समाधान कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल मैनर के अंदर करिए। ऐसा कुछ काम मत कीजिए जो कि कोई ऐसा व्यक्ति करता है जिसके अंदर आप कहते हैं ना कि सुपरमैन वाली ताकत है। अपने आप को सुपरमैन सिद्ध नहीं करना है। आपका अप्रोच एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए, बट प्रैक्टिकल मैनर के अंदर होना चाहिए। ऐसे एक्शंस आप लीजिए जिसमें आपकी लीडरशिप क्वालिटी दिख रही है। आप ऐसा कोई एक्शन मत लीजिए जो कि किसी इंसान विशेष के लिए करना संभव नहीं होता है। इसके बाद हो सके, पॉसिबल अगर हो सके, रिसोर्सेज का यूज कीजिए। यूज योर इंटेलिजेंस ही, बिकॉज आप सब जानते हैं कि रीजनिंग एबिलिटी इज द मदर ऑफ ऑल OLQs। इसको दिखाने की कोशिश कीजिए। आसपास पिक्चर में कुछ रिसोर्सेज दिख रहे हैं या ऐसे कोई रिसोर्स जिसका उपयोग आप कर सकते हैं, जो कि बेसिक रिसोर्स थे, अपने पिक्चर के अंदर उन रिसोर्सेज का उपयोग करने की कोशिश कीजिए। एंड द फोकस ऑन द की ट्रेट्स। एक लीडर के जो की ट्रेट्स होते हैं, याद रखिएगा, सोशल एडेप्टेबिलिटी नंबर 1, बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना पड़ेगा आपको। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बेसिक की ट्रेट्स हैं। कॉन्फिडेंस, ब्रेवरी, आपकी रीजनिंग एबिलिटी, ये चीजें याद रखिएगा। इनकी ट्रेट्स को अपनी स्टोरी के अंदर दिखाने की कोशिश कीजिए। आपके हीरो के एक्शन के द्वारा बेसिक चीजें दिखनी चाहिए। और लास्ट, टू मच एक्शन ओरिएंटेड। कई बार स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि उनको सिखा दिया जाता है एक्शन ओरिएंटेड होना, वो बहुत एक्शन ओरिएंटेड हो जाते हैं। समस्या के समाधान को करने में इतने एक्शंस लिए जाते हैं। देखो, बंबार्डमेंट नहीं करना आपको। डोंट बंबार्डमेंट द एक्शंस। बंबार्डमेंट मत कर देना कि नहीं साहब ये भी एक्शन मैंने पॉजिटिव ले लिया, फिर मैंने ये कर दिया, फिर मैंने ये कर दिया, फिर मैंने ये भी कर दिया। डोंट डू दैट थिंग, इट्स नॉट नेसेसरी। आपको अपने ओल की उसको बंबार्डमेंट नहीं करना बेटा कि भैया बंबार्डमेंट कर दिया ओल की उसका। आपको स्प्रिंकल करना है। चीज याद रखिएगा, टू मच एक्शंस, डोंट यूज टू मच एक्शंस। बहुत एक्शंस का यूज मत कीजिए। आप कम एक्शंस के अंदर भी अपनी क्षमताओं को दिखा सकते हैं। और ये चीज याद रखिए कि डायरेक्टली अपने ओल की उसको एक्सप्लेन नहीं करना है कि मेरे कैरेक्टर के अंदर ये ओल क्यू था या मेरे कैरेक्टर के अंदर ये ओल क्यू। डोंट यूज दैट थिंग। ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऑलवेज 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 रिमेंबर, जब हम बात करते हैं व्हाट इज द आउटकम, या हम जब बात कर रहे हैं कंक्लूजन के बारे में, इट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव। सिचुएशन की शुरुआत चाहे कितनी भी नेगेटिव थी, समस्या चाहे कितनी भी बड़ी थी, बट इसका जो अंत है वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। ये नेसेसिटी है बेटा। विदाउट इट आपकी स्टोरी को सही नहीं माना जाएगा। और याद रखिएगा, आप जब अपनी स्टोरी को एंड करते तो डोंट कंक्लूड योर स्टोरी विथ एनी काइंड ऑफ रिवॉर्ड, ये करने के बाद मुझे ये मिल गया। अननेसेसरी रिवॉर्ड्स को आपको ऐड नहीं करना। बट हाँ, इफ देयर इज एनी रिवॉर्ड जिसके द्वारा आप सोसाइटी को प्रभावित कर रहे हैं, आप सोसाइटी को मोटिवेट कर रहे हैं, आप इंकरेज कर रहे हैं, देन इट्स टोटली फाइन। बट ऐसा कोई रिवॉर्ड जिसके द्वारा आपको कोई पर्सनल बेनिफिट हो रहा है कि मेरे को ये करने के बाद मुझे इतने रुपए दिए गए या मेरा इस तरीके से सम्मान किया गया, तो यहां पर आपकी जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर एक सवाल आ जाता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वास्तविकता के अंदर आपने इसको समझा या केवल आप रिवॉर्ड के लिए चीज कर रहे थे। तो इन चीजों का ध्यान आपको रखना है। अब इसके बाद हम कुछ सैंपल स्टोरीज के बारे में बात करेंगे, बट एक चीज मैं आपको बता दूं, इस पूरे फॉर्मेट को आप फॉलो कर सकते हैं। परसीव कीजिए, परसीव करने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन के बाद अपनी इमेजिनेशन का यूज कीजिएगा। बट आपकी इमेजिनेशन कैसे होनी चाहिए? इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंसी के साथ, दैट मींस लॉजिकल होनी चाहिए। आपकी स्टोरी में लॉजिक मिस नहीं होना चाहिए। रीजनिंग एबिलिटी, प्रैक्टिकल मैनर के अंदर ये चीज आपको करनी है। अब एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि सर जब हम स्टोरी लिखते हैं तो हम फॉर्मेट को लेकर बड़ा कंफ्यूज हैं। फॉर्मेट हमारा कैसा होना चाहिए किसी स्टोरी का? अगर मैं कोई स्टोरी लिख रहा हूं, किसी पीपीएनडीटी के अंदर किसी स्टोरी को मैं लिखता हूं, हमारा कंफ्यूजन फॉर्मेट का कहीं ज्यादा होता है कि सर फॉर्मेट हमको सर कैसा करना है। एक फॉर्मेट के बारे में हमेशा मैं डिस्कस करता हूं और हमेशा मैं एस्पिरेंट्स को कहता हूं कि अगर आपको एक सही स्टोरी लिखनी है, देखिए अच्छी बुरी स्टोरी यहां पर नहीं होती, वो डिपेंड करता है आपके परसेप्शन के ऊपर। तुम्हारा परसेप्शन अलग है, मेरा अलग है, तो अच्छी बुरी वाली बात यहां पर नहीं होती। बट एक फॉर्मेट आपका सही होना चाहिए, बिकॉज स्क्रीन आउट होने का एक बहुत बड़ा रीजन ये होता है कि सीक्वेंस के अंदर कोहेरेंस नहीं है। आपका जो सीक्वेंस है स्टोरी का वो गड़बड़ है। आप कहीं पर क्या लिख रहे हैं, हाथ अलग जा रहा है, पांव अलग जा रहा है, तो आप इस स्टार फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात की जाए, एक पिक्चर है यहां पर, इस पिक्चर के ऊपर हम एक स्टोरी के बारे में बात करेंगे।
इस पिक्चर को 30 सेकंड्स तक आप ऑब्जर्व कीजिए और देखिए, और मैं चाहूंगा कि इन पिक्चर्स के ऊपर आप नीचे कमेंट्स के अंदर भी स्टोरी लिखें और अपना व्यू दें कि स्टोरीज के अंदर आपको क्या चीजें दिख रही थी। अब देखिए, इस पिक्चर के अंदर आप देखते हैं कि क्लियरली मैं देख रहा हूं एक लड़का पानी में डूब रहा है, इट माइट बी पॉसिबल। यहां पर रस्सी लेकर कोई खड़ा है, दैट मींस देयर इज सिचुएशन, और यहां पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। अब आप इसे रस्सी माने या कोई और चीज मान रहे हैं, ये आपके परसेप्शन पे डिपेंड करता है। अब यहां पर जिस फॉर्मेट का उपयोग आप कर सकते हैं, दैट इज नोन एज द स्टार फॉर्मेट। स्टार फॉर्मेट एक बेहतरीन फॉर्मेट है। जब भी आप स्टार फॉर्मेट को पढ़ते हैं या जब भी आप स्टोरी लिखें, इस फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हैं। फॉर्मेट के बारे में अगर मैं बात करूं, यहां पर STAR, हर कंपोनेंट, हर चीज यहां पर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रही है। S रिप्रेजेंट फॉर द सिचुएशन। स्टोरी की शुरुआत जब आप करते हैं तो आप अपने कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस यहां पर करने वाले, याद रखिएगा, अपने कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप एस के अंदर आप अपने कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं और इसी के साथ साथ ये भी बताते हैं साहब कि पिक्चर के अंदर सिचुएशन क्या देकर रखी है। मतलब आपने कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने के साथ आप सिचुएशन का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन यहां पर देते हैं। फॉर एग्जांपल की बात की जाए, रवि, a 21-year-old engineering student was returning home from college when he noticed a crowded near a lake. When he noticed a crowd near the lake, कि भैया लेक के बाद उसने क्राउड को लोकेट करा। ये चीज हम यहां पर देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो T स्टैंड फॉर टास्क। टास्क के अंदर आप अपनी समस्या को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहां पर कि समस्या क्या है, टास्क क्या आ गया, क्या समस्या है यहां पर आ गई। देखिए समस्या क्या है, इंट्रोड्यूस द टास्क और चैलेंज द प्रोटैगनिस्ट मस्ट एड्रेस। यहां पर आप उस समस्या को इंट्रोड्यूस करते हैं। समस्या को इंट्रोड्यूस करने में देर मत करना, बच्चा कैरेक्टर को एक्सप्लेन करता रहता है, सिचुएशन को एक्सप्लेन करता रहता है, नेवर डू दैट। जितनी जल्दी हो सके अपनी दूसरी या तीसरी लाइन के अंदर आपको समस्या को इंट्रोड्यूस कर देना। फॉर एग्जाम्पल की हम यहां पर बात करें, ऑन रीचिंग द स्पॉट ही सॉ दैट अ चाइल्ड हैड फॉलन इनटू द लेक एंड पीपल वर पैनिक। कि साहब एक लड़का जो है वो लेक के अंदर गिर गया और लोग पैनिक कर रहे हैं। इसके बाद हम जब बात करते हैं ए के बारे में, ए सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। भाई यहां पर आप अपने एक्शंस को दिखाते हैं कि आपके जो हीरो था उसने समस्या का समाधान कैसे किया, ऑब्वियसली अपने एक्शंस के द्वारा किया होगा। अब यहां पर याद रखिएगा ए का मतलब है यहां पर एक्शन। अब इस स्टोरी के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या लिखा है, ये स्टोरी भी एक एस्पिरेंट के द्वारा ही लिखी गई है। याद रखिएगा, ही वाज एन एनडीए एस्पिरेंट और राइट नाउ ही इज इन द एनडीए। अब देखो स्टोरी के अंदर बच्चा क्या लिखता है, विदाउट वेस्टिंग टाइम रवि क्विकली कोऑर्डिनेटेड विद द टू bystanders of the bystand to fetch a rope and call the municipality helpline. He then tied one end and the rope around himself and with the help of others carefully entered into the lake. After securing the child, he signaled them to pull both of them up. यहां पर रवि ने क्या किया, हेल्प ली है। आसपास के जो दो लोग थे, बिकॉज उसने बताया कि सब क्राउड है, अकेला मैं हीरो नहीं बन सकता हूं, दो लोगों की हेल्प यहां पर ली, रस्सी अरेंज करी, यहां पर रस्सी बांधकर वो कूदा। दैट मींस उसका रीजनिंग एबिलिटी दिखाई दी कि आप कितने भी तेज अगर पानी अगर आप कूदेंगे तो आप के पास अगर रस्सी है तो आपको खींचा जा सकता है। बिकॉज आप कितने भी बढ़िया तैराक हो, जब आप किसी लेक के अंदर कूदते हैं तो अगर आपके कमर में रस्सी बंदी है और लोग आपको खींच रहे हैं तो आपको ज्यादा हेल्प यहां पर मिल जाती है। ये चीज यहां पर रवि दिखाता है। और उसके बाद ये भी बताया गया कि म्युनिसिपालिटी को कॉल कर दिया ताकि हेल्प ली जा सके। तो देखिए आपके एक्शंस के अंदर आपकी रीजनिंग एबिलिटी, आपकी इफेक्टिव इंटेलिजेंस यहां पर शो होनी चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एक रिजल्ट कि आर में आपका रिजल्ट आता है, ये रिजल्ट यहां पर क्या आ रहा, ऑब्वियसली बात है रिजल्ट यहां पर पॉजिटिव रहा और किसी भी तरह के रिवॉर्ड को आपको एंटर यहां पर नहीं करना है। अब याद रखिएगा, अगर मैं इस स्टोरी के बारे में बात करूं जो कि एस्पिरेंट ने लिखी है, मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि इट्स अ 10 आउट ऑफ द 10 स्टोरी, बट या इट इज एक्सेप्टेबल स्टोरी। एनडीए एस्पिरेंट के मैच्योरिटी लेवल के हिसाब से इट वाज एन एक्सेप्टेबल स्टोरी। तो याद रखिएगा, आप जब भी पीपीएनडीटी को परफॉर्म करते हैं तो आप इस फॉर्मेट को यहां पर यूज कर सकते हैं। अब कई सारी ऐसी मेजर मिस्टेक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं जो कि एस्पिरेंट इस पीपीएनडीटी टेस्ट के दौरान करते हैं और मैं स्टोरीज के द्वारा इन मिस्टेक्स को बताने की कोशिश करूंगा कि बच्चा मेजरली मिस्टेक्स करता क्या इन स्टोरीज के दौरान। अब अगर हम कुछ मिस्टेक्स के बारे में बात करें जो कि एस्पिरेंट्स कई बार अपने स्टोरीज के साथ करते हैं, देखिए पहली मिस्टेक के बारे में अगर मैं बात करूंगा वो होगा आपका अनक्लियर स्ट्रक्चर क्लियर नहीं स्टोरी का। जिस तरीके से कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है उसके बाद जो सीक्वेंस के अंदर कोहेरेंस होना चाहिए कि आप किस इवेंट के बाद क्या हो रहा है, इस इवेंट के बाद क्या चीजें हो रही है, वो इवेंट्स कई बार क्लियर नहीं होते हैं, जिसके कारण एस्पिरेंट खुद कंफ्यूज होते हैं कि इस स्टोरी के अंदर लिखना क्या है। फॉर एग्जांपल की बात करिए, एक स्टोरी यहाँ पर मुझे दो कैरेक्टर यहाँ पर दिख रहे हैं, देयर इज अ पर्सन मेल, यहाँ पर एक फीमेल यहाँ पर दिख रही है। अब इसको लेकर एक स्टोरी एस्पिरेंट लिखता है कि रितिका इज अ टीनेज गर्ल हु वांटेड टू अटेंड अ पार्टी बट इट वाज हर एग्जाम टाइम सो हर मदर रिफ्यूज हर। ठीक है, ग्रामर को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। So she had an argument with her mother. When her father arrived, her mother told him everything. It was a hectic day at office, so he scolded her. Later, Ritika and her father both felt bad. Then during dinner, her father and mother both
told her that she can go to the party but for the little time and she have to come back early, but she refused to go any apology to. That's how they happily finished their dinner. She told that is anger, she misbehaved too much and could not understand her appearance, whatever the यहाँ पर जो could not understand their approach. देखिए इस तरह की जो चीजें लिखी गई है, आप देखेंगे यहाँ पर एक क्लियर स्ट्रक्चर दिख ही नहीं रहा है। पिक्चर का स्ट्रक्चर क्या आता है? दर इज अगर कोई समस्या यहाँ पर थी, समस्या को इंड्यूस करने का तरीका यहाँ पर ठीक नहीं है, सिचुएशंस को, पिक्चर को कॉम्प्लिकेट कर दिया गया, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी यहाँ पर लिखी गई है। और यहाँ पर एस्पिरेंट की जो सबसे बड़ी बात होती है कि आप जब भी किसी स्टोरी को लिख रहे हैं, इस स्टोरी के द्वारा आप अपने किसी ओएलक्यू को दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसको यहाँ पर पूरी तरीके से नकार दिया गया। तो याद रखिएगा, जो पहली प्रॉब्लम एस्पिरेंट्स कई बार अपनी स्टोरीज के अंदर फेस करते हैं और जो आप समस्या लेकर जाते हैं, आप जो मिस्टेक करते हैं वो यहाँ पर होता है कि आपका स्टोरी का जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। बिकॉज अगर आप स्ट्रक्चर सही से नहीं लिखेंगे तो आपकी स्टोरी को जस्टिफाई करने में समस्या आपको होने वाली है। दूसरी बात, आपके एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर यहाँ पर नहीं दिखा, आपके एज के अकॉर्डिंग स्टोरी मैच नहीं कर रही है। दूसरी समस्या के बारे में अगर हम बात करें, दैट इज ओवर कॉम्प्लिकेटिंग द प्लॉट। हम जानबूझकर स्टोरी को ओवर कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, जानबूझकर किसी समस्या को इमर्ज कर देंगे, समस्याओं पे समस्या इमर्ज करना शुरू कर देंगे और प्लॉट को ओवर कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। बेसिक चीजें यहां पर दिखाई दे रही थी, एक बहुत ही न्यूट्रल सा पिक्चर यहां पर दिख रहा है। अननेसेसरी हम 3 से 4 समस्याओं को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। देखिए समझिएगा, जितना कॉम्प्लिकेटेड आप स्टोरी को बनाएंगे उतना मुश्किल होगा उसको जस्टिफाई करना। आपको समस्याएं जितनी मुश्किल मिलेगी, समस्याओं का हल करना उतना आपके लिए मुश्किल होता है, और जीडी के अंदर उसको जस्टिफाई करना उतना मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल की बात करें, यहां पर बच्ची ने स्टोरी लिखी है, थीम लिखा है साहब, वर्क फॉर कंप्लीटिंग योर एम्स। ओके, निधि वॉज 18-year-old girl living into a small town. ठीक है, she gifted a piano on her last birthday by her uncle. She has keen desire to play it, but she did not know how to play any tune on it. ठीक है साहब, so she disappointed and sad. Unnecessarily अपने आप को disappointed and sad किया गया। स्टोरी की शुरुआत आप कर रहे हैं साहब कि मैं नेगेटिव हो गई हूं बिकॉज सिचुएशन, समस्याएं आई और आई गॉट नेगेटिव। आगे क्या लिख रहे हैं, बट शी वॉन्टेड टू लर्न हाउ टू प्ले इट। बट अगेन वो बता देगी नहीं, ठीक है साहब मैं भी डिसअपॉइंटेड हूं, बट आई वॉन्ट टू न्यू कि इसको कैसे यूज किया जाता है, कैसे प्ले किया जाता है। ओके, शी वॉन्टेड टू ज्वाइन पियानो क्लासेस विच वॉज नियर टू आवर टाउन। ठीक है, बट शी न्यू दैट हर फैमिली कंडीशन वॉज नॉट गुड, सो हर फादर वॉज नॉट एबल टू पे फॉर दिस। अननेसेसरी साहब, जानने की इच्छा तो है बट अननेसेसरी हमने क्या करा, एक दूसरी समस्या को इमर्ज कर दिया, ओवर कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं हम प्लॉट को, ज्यादा से ज्यादा समस्याओं को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आगे यहां पर क्या लिखा है, सो शी डिसाइडेड टू टीच हर टाउन चिल्ड्रन एट लो कॉस्ट सो दैट चिल्ड्रन लर्न मच बेटर एंड शी एबल टू पे हरसेल्फ दैट फी। हर पेरेंट्स एग्रीड टू हर डिसीजन, शी डिड इट एंड ऑल्सो लर्न पियानो। यहां पर मोटिव क्लियर हो गया, पियानो मोटिव का था कि पियानो जो है हमको बजाना है, हमको सीखना है। समस्या यहां पर इमर्ज करी, साहब पहली बात पियानो बजाता नहीं आता, दूसरी बात समस्या ये थी कि साहब पियानो बजाने के लिए पैसे भी हमारे पास नहीं है, और समस्या का समाधान हमने क्या करा कि हमने कोचिंग्स लेना शुरू कर दी। देखो पहली बात, यहां पर आपने इस प्लॉट को बहुत ओवर कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, अननेसेसरी आपने मिडिल ऑफ द पॉइंट आप एक दूसरी समस्या को इमर्ज करने की कोशिश करते हो। तो ट्राई नॉट टू ओवर कॉम्प्लिकेटेड द प्लॉट, बिकॉज इस तरह की जो स्टोरीज हैं उसमें आप खुद एक कंफ्यूज स्टेट के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट समस्या एस्पिरेंट्स के अंदर जो दिखाई देती है वो है आपकी नेगेटिव और अनरियलिस्टिक थीम। आपकी जो थीम है वो काफी नेगेटिव हो जाती है, तो इट इज टोटली अनरियलिस्टिक, वास्तविकता में ऐसा हो ही नहीं सकता। और आप जानबूझ के ऐसी समस्याओं को इमर्ज करते, लाइक एक्सीडेंट, बम ब्लास्ट, डेथ, रिवेंज, इन समस्याओं को इमर्ज करके हम अपनी खुद की स्टोरी को ओवर कॉम्प्लिकेटेड तो करते ही हैं, साथ में नेगेटिव कर देते हैं। स्टोरी के बारे में हम बात करें, द सेम पिक्चर के लिए बच्चे ने स्टोरी लिखी है। Amrita, a 17-year-old girl who is sitting in her study chair in her room and getting depressed by thinking about her family and her career. She is so depressed by her family as she is growing day by day, and after seeing her family is force her to get married. Unnecessarily आपने स्टोरी के अंदर, आपकी ऑब्जर्वेशन के अंदर एक तो कमी थी, आपने अननेसेसरी कैसे प्लॉट को चूज किया जिसको जस्टिफाई करना आपके लिए मुश्किल था। उसके बाद आप अपने स्टोरीज को और नेगेटिव लेके जा रहे हैं, आपने एक के बाद एक समस्याएं इमर्ज करना शुरू कर दी है। याद रखिएगा, डोंट डू दैट थिंग। आपको समझना पड़ेगा कि इस पिक्चर के द्वारा आप अपने हीरो के, अपने प्रोटैगनिस्ट के और वास्तविकता में अपने आप के ओएल की उसको शो करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट समस्या के बारे में हम बात करूं,
पुअर एनालिटिकल स्किल, सही तरीके से पिक्चर को एनालाइज ना करना, ये बहुत बड़ी समस्या आती है बेसिकली एनडीए एस्पिरेंट्स के लिए कि पिक्चर को आप सही तरीके से एनालाइज ही नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं, यहां पर इस पिक्चर को जब आप देखेंगे तो यहां पर आपको दो कैरेक्टर्स दिख रहे हैं साहब, तीसरा कैरेक्टर है, बड़ा बच्चा बोल रहा है कि नहीं साहब दो ही कैरेक्टर्स हैं। आगे देखिएगा, राम, रमेश एंड आजाद, यहां पर दो नाम दिख रहे हैं साहब, रमेश और आजाद यहां पर नाम दिख रहा है। अब यहां पर लिखा है साहब कि आजाद इज द सन ऑफ रमेश, आजाद जो है वो रमेश का सन है। बट आप देखेंगे तो जो रमेश और आजाद की एज बताकर रखी है यहां पर 20, 18, 17 देकर रखी है। आप देखेंगे कि जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द जेंडर है वो भी यहां पर गलत है। क्लियरली दिख रहा है कि तीनों मेल है यहां पर, स्टिल यहां पर हम पर्सन लिख रहे हैं और एक को फीमेल हमने बना दिया। दैट इज अ मेजर इशू, बिकॉज यहां पर दिख रहा है आपने चीजों को एनालाइज नहीं किया है। तो ट्राई कीजिएगा कि जब भी आप अपने पिक्चर को सही तरीके से देखें, प्रॉपरली उसको एनालाइज करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट समस्या के बारे में बात करें हम तो इग्नोरिंग द पिक्चर एलिमेंट्स, पिक्चर्स के एलिमेंट्स को इग्नोर कर देना। इस पिक्चर को जब आप क्लियरली देखते हैं तो आपको दिख रहा है यहां पर कि तीन कैरेक्टर्स पिक्चर के अंदर हैं। माहौल, अगर मैं सराउंडिंग्स के बारे में बात करूं, यहां पर मुझे या तो एक बगीचा हो सकता है या गांव का माहौल हो सकता है, बिकॉज यहां पर मुझे कई सारे पेड़ दिख रहे हैं। एक पर्सन जो है वो दो लड़कों का हाथ पकड़ कर ले जा रहा है जिनकी पीठ पर बैग है, क्लियरली यहां पर ये दिखाई दे रहा है। बट कई बार एस्पिरेंट्स क्या करता है, आई वांट यू ऑल कि आप स्टोरी को एक बार पढ़िएगा, यहां पर क्लियरली इन मेजर कंपोनेंट्स को इग्नोर किया जा रहा है और ये क्या दिखाता है कि आपकी ऑब्जर्वेशन के अंदर कमी है। तो ट्राई कीजिएगा कि किसी भी पिक्चर को जब आप देखते हैं और उस पिक्चर के ऊपर जब आप स्टोरी लिखने की कोशिश करते हैं, आपको किसी भी तरह के मेजर कंपोनेंट को इग्नोर नहीं करना है। नेक्स्ट, मिसिंग द OLQs, आप अपने OLQs को मिस कर देते हैं। आप पिक्चर लिख क्यों रहे हैं, आप पिक्चर्स के ऊपर स्टोरी इसलिए लिखते हैं ताकि उस स्टोरी के द्वारा आप अपने OLQs को शो कर सके। फॉर एग्जांपल की बात करें, इस पिक्चर के बारे में बात करें, सेम पिक्चर है, पिक्चर के ऊपर जो स्टोरी लिखी है एस्पिरेंट्स ने, Rohit and Rahul are best friends. They both study in class 7th in government schools of Uttar Pradesh. Both of them belongs to poor families, but they are good in studies and aspire to give their parents a good and happy life. ठीक है साहब, आगे लिखते हैं। Monday during the month of July, both of them were returning from the school and they saw a mango farm in which they always wanted to go because the trees were full of juicy mangoes. They decided to enter it, but as they both picked one mango each, the farm caretaker came and caught them and called the farm owner, and both them started crying. As the farm owner came and saw them crying, he asked them why did they steal the mangoes. आप देखिए हाफ स्टोरीज यहां पर हो गई है, कैरेक्टर्स का कोई भी OLQs दिखाने की कोशिश यहां पर नहीं की गई। शुरुआत में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर हमको देखने को मिलता है, पर उसके बाद अपने एक्शंस के द्वारा किसी भी तरह के OLQs को दिखाया नहीं जा रहा है। स्टोरी को एक्सप्लेन करने में ज्यादा ध्यान दिया जाता है, मोर स्टोरी को कॉम्प्लिकेटेड किया जाता है और OLQs को हम बाईपास करते जाते हैं। याद रखिएगा, आपके कैरेक्टर्स के OLQs को दिखाना ये यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस बात को समझना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट एक समस्या है, दैट इज नो क्लियर गोल और आउटकम। ये कई बार ये चीजें होती कि गोल और आउटकम आ ही नहीं पाता है। क्लियर गोल क्या, आपका कैरेक्टर करना क्या चाहता है, उसका मोटिव क्या है। आप स्टोरी लिखते हैं बट आपके मोटिव्स स्टोरी के दौरान लगातार चेंज होते जाते हैं। अब एक बहुत बड़ी समस्या जो कि आज के स्टोरीज के अंदर देखने को मिलती है, मैं भी कहीं प्रोज के बेसिस पे कई स्टोरीज को असेस किया जाता है, तो मैं जिन समस्या को आज सबसे ज्यादा देखता हूं वो है कि लेक ऑफ एसक्यू। आपके स्पेशल अगर मैं क्वेश्चन के बारे में बात करूं, आपके बेसिक एथिक्स के बारे में अगर मैं बात करूं, या अगर मैं बात करूं कि आपके स्टोरी का आपका जो बिहेवियर है वो सोशली एक्सेप्टेड है कि नहीं, वो कई बार स्टूडेंट मिस कर देता है। एक बार क्लियरली अगर मैं कहूं कि आपकी स्टोरी के अंदर आपकी एज की मैच्योरिटी दिखनी चाहिए, आप कई बार रिलेशनशिप को रॉन्ग कर देते हैं। जब भी कोई लड़का लड़के में दिखाई देता है तो हम लोग रिलेशनशिप के अंदर अज्यूम जिस तरीके से करते हैं रिलेशनशिप्स को, वो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। अब देखिए, हालांकि कुछ चीजें आपके पीआई के फॉर्म पे डिपेंड करती है, बट कई बार आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके स्टोरीज के अंदर वो जो एसक्यू वाला कैरेक्टर है, वो जो चरित्र की मैं बात कर रहा हूं, जो संस्कारों की मैंने बात करी थी, वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। आप इस स्टोरी को देखिएगा, जिस तरह की स्टोरीज बच्चे ने इस पिक्चर को देखकर बनाई है, इस पिक्चर के अंदर कई सारी चीजें लिखी गई है कि हम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर मिले, जहां पर हम लोगों के बीच में फ्रेंडशिप हुई, फिर ये चीजें हमने करी, तो दैट काइंड ऑफ स्टोरीज आर टोटली अनएक्सेप्टेबल। याद रखिएगा, मैंने वही चीज आपसे कही है कि आपके अंदर OLQs हैं, अर्जुन और दुर्योधन, ये चीजें याद रखिएगा कि वो SQ का होना काफी इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम यहां पर बात करें तो देयर आर सम स्टोरीज। एक पिक्चर है, इस पिक्चर पर एक सैंपल स्टोरी यहां पर लिखी गई है। रमेश, 24-year-old civil engineer, was inspected the structural integrity of the bridge in his area as part of a government project. While doing so, he noticed some cracks near the base. He reported it to the authorities, coordinates with the local team, and helped ensure timely repairs to prevent any accident. His initiative was appreciated by the local officers.
इस स्टोरी के अंदर आप देख रहे हैं कि लास्ट में जो चीज लिखी गई है, इज इनिशिएटेड वॉज अप्रिसिएटेड बाय द लोकल ऑफिसर्स। याद रखिएगा, इस तरह का रिवॉर्ड अगर आप अपनी स्टोरी के अंदर लिखते हैं दैट इज एक्सेप्टेबल। ये याद रखिएगा, इस तरह का रिवॉर्ड एक्सेप्टेबल यहां पर होता है, बिकॉज यहां पर आपने किसी मनी की कामना नहीं करी, किसी पैसे की कामना नहीं करी। कहीं ना कहीं आपके इस अप्रेजल के द्वारा आपको जब यहां पर इस तरीके से प्रेस किया जा रहा है, आप यूथ को मोटिवेट कर रहे हैं। याद रखिएगा, इस पॉइंट को अपने दिमाग में रखिएगा कि आपकी स्टोरी को आप जितना हो सके नेचुरल बनाइए, जितना हो सके उसको प्रैक्टिकल बनाइए। स्टोरीज को कॉम्प्लिकेटेड करने की बहुत जरूरत यहां पर नहीं है, तो इस चीज का ध्यान आपको रखना है। चलिए अब यहां पर 2 स्टोरीज मैं आपको देता हूं, आप स्टोरीज के ऊपर अपनी भाषा के अंदर, अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग, अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग, अपने मोटिव के अकॉर्डिंग स्टोरीज को लिखने की कोशिश कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा कि जिन पॉइंट्स के बारे में हमने डिस्कशन किया है वो पॉइंट्स आप अपने दिमाग के अंदर रखें। चलिए बेटा, मैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलता हूं ऐसे ही, और आगे हम टीएटी के बारे में बात करने वाले, विच इज रियली इंपॉर्टेंट। बट उससे पहले इस चीज को याद रखिएगा कि एसएसबी आपकी पर्सनालिटी को जज करने का प्रोसेस है। ये प्रोसेस नहीं है जिसमें आपके टीएटी लिखने की क्षमता को जांचा जा रहा है, ये आप कितना बढ़िया पीपीएनडीटी लिखते हैं। चलिए बेटा, नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं मिलता हूं आप सभी से। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।